आमतौर पे जैसे ही हम वर्ड एडिक्शन बोलते हैं तो लोगों को लगता है नशा, जबकि एडिक्शन का मतलब होता है डिपेंडेंस, कि आपका शरीर मतलब आप शारीरिक तौर पे और साइकोलॉजिकली मानसिक तौर पे किसी सब्सटेंस पे किसी चीज़ पे डिपेंडेंट हो गए हैं। ज़रूरी नहीं है ड्रग्स अल्कोहल सब हो, ये रिश्ता भी हो सकता है, मनी भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, हमारे पास मतलब पूरा एक स्पेक्ट्रम है एडिक्शन का, एडिक्टिव इश्यूज़ का, जिसमें हमारे पास वैसे बच्चे भी आए हैं जो अपने आप को सांप से कटवाते हैं, उसकी एडिक्शन है, बिच्छू से कटवाते हैं, उसकी एडिक्शन है, रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं कि वो एक रिश्ते में ही डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, सो अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें अलॉन्ग विद अदर जो बीमारी है साइकेट्रिक, OCD हो गया, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि जैसे कल सर बता रहे थे कि कोई थॉट आता है, ठीक है, और आप चाहते नहीं हो वो थॉट आए, मगर वो थॉट बार बार आता है और आपको कंपल्सिव कोई एक्शन करना पड़ता है उससे निकलने के लिए, वो आपको परेशान करता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था, मान लीजिए थॉट आया कि हाथ गंदे हैं, तो आप जाकर धो लेंगे। 10 मिनट बाद आपने कुछ भी नहीं किया, फिर थॉट आया कि हाथ गंदे हैं, तो हमारे पेशेंट बार बार एक दिन में कई बार 100 बार हाथ धोते हैं। ठीक है, हाथ धोना इज़ नॉर्मल एक्टिविटी हर पर्सन के लिए, मगर एक पर्सन हाथ साफ भी हैं मगर उसे महसूस हो रहा है तो वो एक ऑब्सेशन बन जाती है उसकी, जिसमें आप रिपीटेड एक्शन करते हैं। ठीक है, सो ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। बाइपोलर डिसऑर्डर में या तो हमारा दिमाग बहुत तेज़ी में चला जाता है, हमारे दिमाग का जो डोपामिन केमिकल है वो बढ़ जाता है, हमारे थॉट्स बढ़ जाते हैं, हम मेनिया में चले जाते हैं, ज़्यादा बातें करते हैं, नींद कम आती है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं। या फिर दूसरा पोल, मतलब पोलर मीन्स 2 पोल्स, एक एंड और दूसरा एंड, उसका दूसरा एंड होता है डिप्रेशन, कि या तो हम इतना नीचे चले जाते हैं कि हम ऊपर आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ बाइपोलर डिसऑर्डर। स्किज़ोफ्रेनिया में एक थॉट डिसऑर्डर होता है, मतलब आप रियलिटी से, सच्चाई से, जैसे अभी सच्चाई है कि हम सब मीटिंग हॉल में बैठे हैं, हम सब एक दूसरे को सुन रहे हैं और समझ पा रहे हैं, मगर हमारे पेशेंट्स को कभी कभी ऐसे एपिसोड आते हैं कि उनको लगता है नहीं ये पता नहीं क्यों मेरी तरफ देख रहा है, शक हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा डर हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से वो रियलिटी से कट जाते हैं। एंजाइटी इशू, एंजाइटी तकरीबन हम सबको होती है ना, स्ट्रेस, तनाव, ऑल दीज थिंग्स हम सबको, पर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा वो थॉट आने लगे। या साइकोसिस, की सोचो कि दिमाग में खिचड़ी बन गई है, आपको कुछ पता नहीं चल रहा आप कहाँ बैठे हो, किससे बात कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है, टोटली डिसओरिएंटेड। तो सारी ही चीज़ों में ब्रेन का काम क्या है ये बताइए। सिंपल बात करते हैं, साइंस की बात नहीं करते। ब्रेन क्या करता है, ब्रेन में क्या है, सोचे, थॉट्स। तो ये सारी ही बीमारियों में, एडिक्शन में भी आपका थॉट एक जगह आके फंस गया। ठीक है, सो नॉर्मली अगर हम सिंपलीफाई करें तो ब्रेन सोचों का बहाव है, दिमाग सोचों का बहाव है। हमारे को सोचें आती जाती रहती हैं, आती जाती रहती हैं, उसमें पॉजिटिव सोचें भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, स्ट्रॉन्ग भी होती हैं, वीक भी होती हैं, मगर जब तक ये फ्लो बना रहे, जब तक ये बहती रहती है, आई गई, दैट इज़ ओके। प्रॉब्लम तब होती है जब ये सोचों का बहाव एक जगह पे आके रुक जाता है, दैट इज़ ब्रेन डिसऑर्डर। क्योंकि अगर ब्रेन सोचों का काम कर रहा है, ठीक है, और ब्रेन अगर ठीक चल रहा है तो सोचें भी ठीक आएंगी, राइट। ठीक है, अगर हमारी सोच एक जगह आके रुक जाती है और हमें पता भी चल रहा है रुकी हुई है और हम चाहते हैं उससे निकलें, जैसे आप कह रहे थे कि वो जा ही नहीं रही है थिंकिंग, तो उसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं। जैसे जो एडिक्शन में है उसको नशे की सोच आई जा रही है, जिसको रिलेशनशिप डिपेंडेंस है उसको वो रिश्ता ही सूझ रहा है, उसको खाना पीना और कुछ नहीं पता, बस उस रिश्ते के बारे में ही सोची जा रहा है। कोई पर्सन है वो मनी के बारे में ही सोची जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता मेरे रिश्ते, मेरे बच्चे, खाना पीना, या फिर
अब वो काम के बारे में ही सोची जा रहा है। सो अल्टीमेटली ये ब्रेन का हॉस्पिटल है और जो ट्रीटमेंट है वो हमारी सोचों का ही हो रहा है, बिकॉज ब्रेन इज इक्वल टू सोच, ठीक है। दैट इज़ वाई ये ब्रेन डिसऑर्डर है। मगर क्योंकि बाकी सारी जो बीमारियां हैं उसमें नशा इन्वॉल्व नहीं है, तो जैसे आपने अभी बड़ा हेजिटेशन के साथ जवाब दिया, क्योंकि आपको बुरा लग रहा है कि आपके ब्रदर को नशे की बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी से रिलेटेड स्टिग्मा है। और कल मैं शेयर यही कर रही थी कि सबसे बदनाम बीमारी जो लेवल है दिमागी बीमारियों में वो नशे का है। डिप्रेशन वाले को फिर भी इज्जत मिल जाएगी, मगर एडिक्शन वाले को आई थिंक अभी और टाइम लगेगा सोसाइटी में एक्सेप्ट करने को कि ये दिमागी बीमारी है। नशा हम करते ज़रूर अपनी मर्ज़ी से हैं, लेकिन हम बीमार अपनी मर्ज़ी से नहीं होते, हम डिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं होते। और क्योंकि थॉट्स हमारे दिमाग से आते हैं, ठीक है, दिमाग से सब कुछ होता है, इसलिए ट्रीटमेंट दिमाग का हो रहा है। तो हाँ, सो सबसे पहले तो क्योंकि दिमाग शरीर का हिस्सा, मान लीजिए आपका पेट खराब होता, आप बोलते कि देखो मुझे खाना नहीं पच रहा, तो सबसे पहले पेट को ठीक किया जाएगा ना, पेट के लिए दवाई दी जाएगी। इसी तरह से दिमाग के लिए पहले फिज़िकल पार्ट के लिए, दिमाग जो हमारा हार्डवेयर है उसकी दवाई दी जा रही है। अगर दिमाग ख़राब है इसका मतलब केमिकल इम्बैलेंस हुआ है, केमिकल्स बढ़े हुए हैं या घटे हुए हैं या बन नहीं रहे हैं। इतने सालों से जो नशा हम कर रहे हैं उससे हमारा दिमाग ख़राब हो चुका है, जो मशीन है अंदर से वो ख़राब हो चुकी है। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही होता है, बिकॉज आप डिपेंडेंट हो गया, अब शरीर मांगता है, ठीक है, मतलब दिमाग मांग रहा है, शरीर पचा नहीं पा रहा। और दूसरी बात ये है कि अब हम थोड़ा सा अब हम बदल के कर रहे हैं, क्योंकि जो हमें पहले लेवल का नशा आता था वो मिल नहीं रहा, अब शरीर मांगता भी जा रहा है और पचा भी नहीं पा रहा। इसलिए उसके बाद फिर क्रॉस एडिक्शन, मल्टीपल एडिक्शन आती है कि अगर हमारे दिमाग में आप सोचो कि 10 लीटर का ग्लास है, ठीक है, आपने उतना नशा कर लिया, अब इसके बाद नशा एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा, रिसेप्टर हमारे काम नहीं कर रहे, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और लेकिन फिर भी हम अंदर से मांगेंगे, हमारा मन मांगेगा, जब मांगेगा तो अंदर डालना पड़ेगा। इसी तरह से जब ये बीमारी, हाँ बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना, उसी को डिसऑर्डर कहते हैं ना, जो तलब है, जो क्रेविंग है वो रुक नहीं रही, मगर शरीर पचा नहीं रहा और दिमाग वो मज़ा भी नहीं दे रहा, क्योंकि नशे से जो उसको मज़ा मिला हुआ है वो मांगता है, मगर शरीर अब पचा नहीं पा रहा। इसलिए हमारी जो क्वांटिटी है, तादाद है नशे की, वो बढ़ जाती है। फिर एक से नहीं होता तो हम दूसरा करने लगते हैं, दूसरे से नहीं होता हम तीसरा करने लगते हैं। बट एनीवेज आज बात हो रही है कि जो मर्जी बीमारी हो, अल्टीमेटली हमारी सोचें इन्वॉल्व है, और सोचें सॉफ्टवेयर है और वो निकलता एक मशीन में से है। इसलिए जो सबसे पहले काम होता है वो सिर्फ दवाइयों का होता है कि पहले वो मशीन को तो ठीक करे, पहले जो केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं उनको तो सेटल करे, उनको बैलेंस करे। और स्पेशली जो शुरू में अगर कोई नशे की सोच कर रहा है, जिसको सोच का नशा हो रहा है, सोच का भी नशा ही हो रहा है ना, बार बार वो सोच आ रही है, तो जब वो उस स्टेज में हमारा पेशेंट आता है, जिस स्टेज में आप अस्पताल में बैठे हो, आप ये पहली एक्यूट स्टेज में बैठे हो जिसमें सोचों ने आपको जकड़ा हुआ है, यानी कि हमारे केमिकल्स बढ़े या घटे हुए हैं। तो जो दवाइयाँ साइंस ने बनाई हैं, जो दवाइयाँ रिसर्च के बाद बनी हैं, वो आपकी तलब को, आपके थॉट्स को थोड़ा शांत कर रही है। इसके बाद आता है काउंसलिंग का पार्ट, थेरेपी का पार्ट, कि अब सोचों पे काम करेंगे। अभी मशीन पे काम होता है, फिर सेकंड स्टेजेस सोचों पे काम होता है कि आप कैसी कैसी स्किल्स यूज़ कर सकते हो। आप सोचो कि बिल्कुल अभी आंखों के आगे धुंध है, इस स्टेज में हमारे पेशेंट को समझ नहीं आता, इसको हम कहते हैं लैक ऑफ इंसाइट। इंसाइट मीन्स अभी आपको समझ नहीं आ रही। क्यों समझ क्यों नहीं आती पेशेंट को? क्योंकि समझ बीमार है।
समझ का ही डिसऑर्डर है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि दिमाग हमारे शरीर का वो हिस्सा है जो सब कुछ चलाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें हर मैसेज देता है, भूख लगी है दिमाग बताता है, दर्द हो रही है दिमाग बताता है, हमारे फैसले, हमारी सोचें, हमारी ज़िंदगी देखने के जो नज़रिए हैं सब कुछ दिमाग से आते हैं। अब जो बेचारे ने समझाना है जिसने, वो मशीन ही ख़राब हो जाए तो अब बताओ कि पेशेंट को कैसे पता लगेगा। ये कोई नहीं बोल रहा कि पेशेंट पागल हो गया है, गलत है, उसको समझ नहीं आ सकती, इंटेलिजेंट नहीं है, मगर जिस हिस्से ने सारा कुछ कॉम्प्रीहेंड करना है, प्रोसेस करना है, अगर वो ख़राब है तो पेशेंट को समझ नहीं आ सकती। इसीलिए परिवार पे जोर डाला जाता है कि परिवार सीखे, क्योंकि परिवार का दिमाग ठीक तरह से काम कर रहा है, परेशान ज़रूर है परिवार, मगर उसका दिमाग ठीक है, क्योंकि फैमिली भी बड़ी देर से परेशान होती है। अगर पेशेंट नशे के पीछे भाग रहा है तो फैमिली उसके पीछे भाग रही है, तो ब्रेन तो सबका ही बीमार हो गया ना। तो मगर जो पेशेंट है वो डायग्नोज्ड है कि इसका ब्रेन डिसऑर्डर है, जो फैमिली है वो परेशानी से बीमार है। तो फैमिली को पहले बैठ के एजुकेट करना ज़रूरी है, उसको समझाना कि ये बीमारी है, ये आपका पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, ये उसके दिमाग में केमिकल की गड़बड़ है। तो अगर वो चिड़चिड़ा हो रहा है, वो गुस्सा हो रहा है, उसको विड्रॉल आ रहे हैं, अगर वो मेनिया में है, बोलता जा रहा है, कुछ भी आपको बोल रहा है, तो आप आगे से रिएक्ट मत करो, क्योंकि अगर उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा होता तो उसको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होते। इसी तरह उसका केमिकल बढ़ा हुआ है दिमाग का, जिसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और वो बोलता जा रहा है। तो हमारी बीमारी के लक्षण कुछ ऐसे हैं कि फैमिली बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब जैसे हमारी बीमारी का लक्षण है तोड़फोड़ करना, किसको अच्छी लगती है तोड़फोड़? अल्टीमेटली हर कोई शांति पीस चाहता है, सबको डर लगता है वायलेंस से। अगर हमारा पेशेंट तेज़ी में है, उसका दिमाग, वो कुछ भी गलत फैसला कर सकता है, उसका नुकसान होगा, फैमिली को बुरा लगेगा। अगर पेशेंट तोड़फोड़ करेगा, फैमिली अपसेट होएगी। अगर वो फैमिली को कुछ भी भला बुरा करेगा, वो कहेगा, उस कंडीशन में उसको परेशानी होएगी। अगर पेशेंट बिल्कुल दूसरों से कट के अलग कमरे में बंद हो जाएगा, बैठ जाएगा, उससे भी फैमिली अपसेट होगी। तो क्योंकि ये दिख नहीं रहा होता ना, समझ नहीं है कि बीमारी की वजह से हो रहा है, तो इसलिए फैमिली बहुत परेशान होती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि पेशेंट को इंसाइट बाद में आएगी, उसको समझ बाद में आएगी, पहले फैमिली समझे। और फैमिली की इंसाइट ज़्यादा ज़रूरी है पहले, क्योंकि अगर पेशेंट का ध्यान किसने रखना है? परिवार ने रखना है। अगर परिवार को पता नहीं, अगर मुझे पता ही नहीं, जैसे अगर किसी भी बीमारी में मुझे नहीं पता कि मेरे पेशेंट को कौन सा खाना देना है, क्या नहीं देना है, तो मैं तो उसे गलत खाना दे सकती हूँ ना। इसी तरह से अगर हमें पता ही नहीं, और सबसे बड़ी बात है हमें पता ही नहीं, तभी तो हम यहाँ पे आए हैं। हमने सब कुछ करा, हमने घर में समझाना, लड़ाई झगड़े, पैम्परिंग, इनेबलिंग, प्रोवोकिंग, सब कुछ करा, जादू, तावीज़, पूजा पाठ, लड़ाई झगड़े, तो सारे चीज़ें करके नतीजा क्या निकला कि इससे काम नहीं बनेगा, ये कुछ और है। अब ये और कुछ क्या है? बहुत सिंपल एक शब्द है, डिजीज़, बीमारी। बाकी सारी चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि आप जितनी चीज़ें रखोगे और उलझन बढ़ेगी। वैसे ही आप परेशान हो, पेशेंट भी परेशान है, कम से कम हम अपनी परेशानियां बढ़ाएं तो नहीं ना। वो क्यों चिल्ला रहा है? ट्रीटमेंट से निकलेगी। ट्रीटमेंट का अपना टाइम है, ट्रीटमेंट में दवाइयाँ हैं, ट्रीटमेंट में रिहैब ट्रेनिंग है, ट्रीटमेंट में काउंसलिंग है। जिनके लिए रिहैब नहीं है, जिनको रिहैब नहीं भेज सकते, वो काउंसलिंग थेरेपी करते हैं। सो ये सब कुछ ट्रीटमेंट बना है और ये टाइम के साथ ही होगा, क्योंकि अगर हम जड़ पे जाएं तो नशा एक लक्षण है। अगर किसी पेशेंट को ओसीडी हुआ है, वो बार बार हाथ धो रहा है, तो वो किसी और चीज़ का लक्षण है, बीमारी कुछ और है। और वो बीमारी ट्रीट होती है जब आपका हार्डवेयर ठीक हो जाता है, तो माइंड पे, सोचों पे काम किया जाता है, जिसमें हम फिर वो 3 रीजंस निकालते हैं: जेनेटिक्स, जीन्स, पिता पुरखी,
इतनी जनरेशन से क्या चलता आ रहा है। दूसरा माहौल कि ये जो पेशेंट है ये जिस घर में पैदा हुआ उसका इन्वायरमेंट कैसा था, इसका पालन पोषण कैसा था, एटमॉस्फेयर कैसा था। तीसरा उसकी पर्सनालिटी, क्योंकि हम सबकी अपनी अलग अलग स्वभाव भी होता है, चाहे घर में 10 बच्चे हों 10 अलग अलग हो सकते हैं। सो वो जो जड़ है ना वो अल्टीमेटली उसको निकाला जाता है कि बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से हादसे हैं, कौन से ऐसे इंसिडेंट हैं, रिश्ते हैं जिनकी वजह से ये बीमारी आई, तो उस पे काम किया जाता है। मगर हम ये नहीं भूल सकते कि अब ब्रेन डिसऑर्डर हो चुका है, तो अगर ब्रेन डिसऑर्डर हो चुका है तो पहले उसको ट्रीट करना ज़रूरी है, पहले फिज़िकल पार्ट को ट्रीट करना ज़रूरी है ताकि सबसे पहले पेशेंट को इंसाइट तो आए। अब पेशेंट उस लेवल में है ही नहीं तो पेशेंट को सामने बिठा के क्या काउंसलिंग करेंगे। और दूसरी बात, वो अभी सोचों से वैसे ही परेशान है तो उसमें हम और सोचों में क्यों उलझाएंगे। जब हमें पता है कि डॉक्टर को जब पता है कि मैं इसकी समझ ठीक कर रहा हूँ तो डॉक्टर क्यों समझाएगा। आप समझ रहे हो, ये सेंटेंस सुनना बहुत आसान लगता है मगर हम पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठ के भी यही करते हैं। अगर डॉक्टर टांग टूटी हुई ठीक कर रहा है तो क्या डॉक्टर उस पेशेंट को चलाएगा, हाँ या नहीं। तो अगर डॉक्टर समझ ठीक कर रहा है तो डॉक्टर पेशेंट को समझाएगा नहीं। ये हम फैमिलीज को नहीं समझ में आता, हमारे अंदर ये ऑटोमेटिक प्रोसेस बन चुका है। मैं आपको बोल रही हूँ मगर मैं फिर भी इतने सालों बाद ऑटोमेटिकली कभी कभी समझाऊंगी। ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे दिमाग में हो चुका है रिएक्ट करने का। चाहे मुझे पता होगा कि शायद मेरा जो पेशेंट है अभी इस स्टेज में है इसलिए ऐसे बोल रहा है, पर शायद मैं थकी हूँ, मैं खिंच जाऊंगी, मैं रिएक्ट कर दूंगी। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। दोबारा थोड़ा और एक्सप्लेन करो। बाकी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਈਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, फिर अपने आप ही वो पेरेंट्स कहते जाओ जिथे जाना जाओ चलो। बिल्कुल ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि ये बीमारी कुछ ऐसी है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। हाँ जी, इसलिए कहा जाता है, इसलिए इन ट्रेनिंग सेशंस पे इतना जोर दिया जाता है कि अगर आपके घर में दिमागी बीमारी है और ऐसी बीमारी है जो प्रोग्रेसिव है, जो बढ़ती रहनी है, अगर आप रिकवरी में नहीं गए तो आपके रिश्ते, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। देखो, सब इंसान है, पेशेंट भी इंसान है तो फैमिली भी इंसान है, फैमिली का भी दिमाग है, फैमिली का भी शरीर है, फैमिली की उम्र भी बढ़ती है। तो इसलिए बोला जाता है जितना आप रिकवरी में रहोगे, अपने ऊपर काम करोगे, अल्टीमेटली तो हम सब इंसान है ना। तो अगर हम रिकवरी में नहीं जा रहे, कहीं ना कहीं कोई चीज़ रह रही है कि ट्रीटमेंट के बावजूद हम ऑनेस्ट नहीं हैं, हमारे अंदर हम काम नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली एक टाइम आएगा जब फैमिली भी थक जाएगी। इसीलिए बोला जाता है शुरू से ही पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट कराओ। जब पता है बीमारी उम्र भर की है, प्राइमरी है, तो ट्रीटमेंट में रहो, और क्या रास्ता है हमारे पास में, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हम उस स्टेट में होते हैं और ऐसी बात करते हैं, और कई बार फैमिली का मूड भी ख़राब हो सकता है फैमिली किसी और बात से परेशान हो, उस टाइम वो अपने आप को प्रोसेस नहीं कर पाए और नहीं समझा पाए, सेल्फ टॉक नहीं कर पाए कि भाई ये पेशेंट है। इसीलिए इतनी सारी चीज़, देखो इतनी पावरफुल बीमारी है, इतनी चालाक बीमारी है, हम बस ये पूरा दिन औजार इकट्ठे करते हैं क्योंकि रोज़ हमारी ज़िंदगी बदल रही है, रोज़ नई नई चैलेंजेस आते हैं, रोज़ नए नए स्ट्रेसर्स आते हैं, कुछ भी सिचुएशन आ सकती है।
तो अगर हम तैयार नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे? हम बोलते हैं कि ये काम है, वो काम रहने ही नहीं, हम करने के लायक ही नहीं रहेंगे। क्योंकि अगर घर में बीमारी रहेगी तो घर रह ही नहीं सकता, परिवार नहीं रह सकता, फिर क्या रहेगा अल्टीमेटली? अगर कैंसर बढ़ता रहेगा तो ख़त्म ही होगा फिर पेशेंट। इसी तरह से हार्ट के पेशेंट के लिए भी यही है, इसी तरह से एडिक्शन के लिए, ओसीडी के लिए, हर किसी के लिए है कि अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो फिर हम कराएंगे क्या, फिर हम करेंगे क्या? सो द थिंग इज स्टिल रिकवरी इतना अच्छा ये प्रोग्राम है कि अगर आप गिर जाते हो आप अभी भी समझ सकते हो, जब तक आपको 4th स्टेज में ना पहुंचा दे आपकी डेस्टिनी, बीमारी जो भी है, कि अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। अगर हमें बार बार ये मौका मिल रहा है, आई थिंक ये ब्लेसिंग है हमारे लिए। कितने सारे लोग तो अस्पताल पहुंच ही नहीं पाते हैं, हम फिर भी बैठे। और ये बात बिल्कुल सच है कि अल्टीमेटली जो पेशेंट नए हैं, जो फैमिलीज़ नहीं हैं, जिनका कभी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, तो अभी सारा जोर फैमिली पे है। तो फैमिली और एक्सपर्ट्स की टीम, प्रोफेशनल टीम, हम सब मिलकर पेशेंट को एक ऐसी जगह पे पहुंचा रहे हैं जहाँ पे सबसे पहले तो उसको इंसाइट आए, वो समझे, वो एक्सेप्ट करे, उसके बाद वो स्किल्स सीखे और फिर वो स्किल्स अप्लाई करे। उसमें शुरू में फैमिली का सपोर्ट होगा, मगर एक दिन तो आएगा ना जब पेशेंट को खुद भी चलना है। क्योंकि हम डिपेंडेंस से तो निकाल रहे हैं, हम निर्भरता से तो निकाल रहे हैं। अगर हमने एक निर्भरता से निकाला और अपने ऊपर निर्भर कर लिया तो वो वैसे का वैसा रहा। फिर पेशेंट तो वैसे ही हेल्पलेस है। फिर पेशेंट को हमने पावर ही नहीं दी कोई, वो एक चीज़ से छूटा और फिर वो हम पे डिपेंडेंट हो गया, तो वो ठीक कहाँ हुआ? सो रिकवरी प्रोग्राम अल्टीमेटली कहता है कि खुद की अंदर की आपकी पावर होनी चाहिए, अपने ऊपर काम करो। फैमिली को भी बोला जाता है अपने ऊपर काम करो।